कक्षा 10 के भूगोल के पहले चैप्टर का आज हम सभी क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहेंगे जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो कोयला को बनने में भी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। 2 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा मतलब हो गया सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा करते हैं, और ये दोबारा प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसे पुनः पूर्ति योग कहेंगे। 3 नंबर सवाल है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 200 NM। 4 नंबर सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। 5 नंबर सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 19.2 किलोमीटर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, सबसे पहला है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे परिवेश में उपलब्ध सभी वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आती है संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, जल, खनिज, वनस्पति आदि। तो कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी होगा वो संसाधन कहलाएगा, चाहे वो कोई भी वस्तु हो जिसका हम उपयोग करेंगे वो संसाधन कहलाएगा। जैसे मृदा मतलब होता है मिट्टी का हम उपयोग कई तरह से करते हैं। उसके बाद जल पानी को बोलते हैं, और पानी का भी कई तरह से उपयोग अगर पानी हम पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। उसे खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, नहाने में और कृषि कार्य में, सिंचाई में बहुत तरह का व्यापक उपयोग है। इसी तरह जो भी कोई वस्तु जिसका हम उपयोग में लाएंगे वो संसाधन कहलाएगी। 2 नंबर सवाल है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर निम्नलिखित है। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, इसके उपयोग में लाए जाने की संभावनाएं रहती हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। संभावी संसाधन को अब समझ लेते हैं। यह संसाधन जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से उस संसाधन को प्राप्त करना दुर्लभ होता है, बहुत ही कठिन होता है, और इसे आज की तकनीक से निकालने में ज़्यादा खर्चा आता है। जैसे है हिमालय क्षेत्र का खनिज। हिमालय क्षेत्र का खनिज हिमालय के बहुत ही गहराई में है, इसे निकालने में बहुत ही खर्चा आएगा। तो जितना खनिज है उससे ज़्यादा का कहीं खर्चा आ जाएगा इसे आज की तकनीक से निकालने में, इसलिए इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया कि भविष्य में कोई ऐसी तकनीक विकसित हो जिससे इस खनिज को आसानी से निकाला जा सके। अब है संचित कोश संसाधन। यह भविष्य की पूंजी है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। संचित का जो मतलब होता है वो होता है जमा। तो ये जो पूंजी है जमा पूंजी है, ये जो संसाधन है क्या है, जमा पूंजी है। भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए जो है तकनीक भी उपलब्ध है और आसानी से भी इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे नदी के जल से जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके लिए तकनीक भी उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है। 3 नंबर सवाल है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। तो संसाधन का सही अच्छे तरीके से उपयोग करना ही क्या है, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण तो हो गया संसाधन की रक्षा करना। संसाधन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसका उचित उपयोग करके। तो संसाधन का उचित उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसकी ज़रूरत क्यों है वो देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। सबसे पहला है, इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। संसाधन संरक्षण से पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आज का दिन भी मतलब हम लोगों के भी काम में आएगा और भविष्य में भी उसका उपयोग होता रहेगा। जैसे पेड़ पौधे, अगर इसे अंधाधुंध यूँ ही काटते रहेंगे तो हमारे प्रयोग में तो आ जाएगा लेकिन भविष्य के लिए नहीं बचेगा। भविष्य के लिए खतरा बन जाएगा, पर्यावरण के लिए भी और वहाँ भविष्य के लोगों के लिए भी। नंबर 2 है, इससे संसाधनों के विदोहन पर विराम लग सकेगा। मतलब संसाधन का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर विराम लगेगा। संसाधन संरक्षण से क्या होगा कि संसाधन का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर विराम लगेगा, उसे रोका जा सकेगा। नंबर 3 है, लोग संसाधन के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे। मतलब जब संसाधन संरक्षण को समझेंगे तो संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसके प्रति जागरूक होंगे, उसका सही उपयोग करेंगे। 4 नंबर सवाल है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि
पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के मानव में तकनीक का अभाव था, जिस कारण उसे उपयोगी नहीं बनाया जा सका। लेकिन आज का मानव तकनीक के सहारे किसी भी वस्तु को संसाधन में बदल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अहम है। अब इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के मानव में तकनीक का अभाव था। खनिज सब तो पहले से ही था, लेकिन पहले के लोगों में इतनी ज्ञान नहीं थी, उतनी तकनीक विकसित नहीं थी जिससे वो उसका उपयोग करता। इसलिए उसके लिए ये जो वस्तु थी बेकार ही थी। और आज के मानव में तकनीक का विकास हुआ तो जितनी बेकार वस्तु थी उसका उपयोग करके उसे संसाधन बनाया। तो जो संसाधन बना है वो तकनीक से ही बना है। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में क्या है, तकनीक की अहम भूमिका है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। मानव द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया गया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। 2 नंबर सवाल है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, जायदाद आदि। तो व्यक्तिगत संसाधन जो होता है उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे घर, अगर मेरा घर है तो उस पर मेरा ही अधिकार होगा, बदले में सरकार को हम क्या देंगे, उसका लगान देंगे, टैक्स देंगे। इसी तरह भूखंड, जायदाद और जो भी दुकान उकान हो तो मेरा है अगर, तो वो मेरा ही रहेगा, उसके बदले में सरकार को क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तो जिस व्यक्ति का भी जो सामान है वो उसी पर उसका अधिकार होगा, बदले में बस सरकार को लगान देना होता है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है। इसका प्रयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, पिकनिक स्थल, खेल मैदान आदि। तो ये जो सामुदायिक संसाधन है इसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है और ये पूरे समूह के लिए प्रयोग में आता है। जैसे है चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, पिकनिक स्थल, खेल मैदान। ये सब का प्रयोग कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं करता, बल्कि पूरा समूह करता है। वहाँ के जितने व्यक्ति हैं पूरा समुदाय उसका प्रयोग करता है, तो इसे ये बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। नंबर 3 है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। मतलब राष्ट्र में जितने भी संसाधन हैं वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। इस पर सरकार का अधिकार है। वो चाहे तो व्यक्ति का जो व्यक्तिगत संसाधन है उसको लेकर आम जनता के हित में उसका प्रयोग कर सकती है। और नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होता है इस पर जो नियंत्रण होता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ही होती है नियंत्रण। ये समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। मतलब जो भी कोई समुद्र का किनारा है वहाँ से 200 किलोमीटर नाप लिया जाए, उसके बाद आगे जितना है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी, और 200 किलोमीटर के अंदर जो आएगा जिस देश में आएगा वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक समुद्र का इमेज लिए, इससे समझेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या अंतर है। तो मान लीजिए जो किनारा है वो भारत के अंतर्गत आता है, जहाँ से ये समुद्र स्टार्ट हुआ है। तो ये इस किनारे से 200 किलोमीटर की दूरी तक की जो संसाधन होगी वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगी, वो राष्ट्रीय संसाधन होगी। और ये भारत के किनारे से लगा तो ये भारत का राष्ट्रीय संसाधन होगा, इस पर भारत का अधिकार होगा। इसमें भारत सरकार मछली उत्पादन कर सकती है, नाव चला सकती है और इसके पानी से नमक बना सकती है। इस 200 किलोमीटर के अंदर सरकार जो भी चाहे कर सकती है, लेकिन 200 किलोमीटर के आगे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी और उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। इस पर कोई राष्ट्रीय संस्था
अपना अधिकार नहीं जमा सकती है।